वेलकम टू द अल्फा टेक्नो एजुकेशन गाइस। तो आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में जो कि हमारे यूपीएसआई और लेखपाल और यूबी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसमें से एक लॉ है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि हम आरटीआई एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं। तो उससे हमें ज़्यादातर नंबर क्वेश्चन देखने मिलते हैं एग्ज़ाम्स में। मोस्टली जो फोर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपीपी और यूपीएसआई, और जिसमें लॉ और आईपीसी और सीआरपीसी के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे कि आरटीआई एक्ट होता क्या है, और ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, और ये क्यों ज़रूरी है हमारे संविधान के लिए। तो हम इसमें देखेंगे कि आरटीआई एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो आरटीआई एक्ट 2005, जो कि हमारा 2005 में लागू हुआ था। तो उसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। आरटीआई एक्ट क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो अगर हम देखें कि अगर इसकी हिस्ट्री में देखा जाए, तो जो आरटीआई एक्ट है, तो ये हमारा फर्स्ट आरटीआई एक्ट है जो हमारा कंट्री स्वीडन। तो वहाँ पे ये फर्स्ट आया था आरटीआई एक्ट। तो अगर हम इसका देखें कि अपने इंडिया में जो आर्टिकल 19 है, जिसे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और आर्टिकल 21 है जिसमें जीवन का अधिकार बताया गया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उससे भी ये रिलेटेड है, उससे भी मिलता जुलता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का सूचना का अधिकार है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखें तो आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बताया गया है। तो 1951 में फिनलैंड ने भी यह स्वतंत्रता प्रदान की है। तो 1951 में क्या है कि स्वतंत्रता की जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जो फिनलैंड में भी आया है। तो अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंडिया में सबसे पहले जो एक्ट था, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन नाम से जो एक्ट था 2002 में जो था, तो उसमें लेकिन इतनी सारी जो बातें थी, वो सारी जो स्वतंत्रताएँ थी जिसके बारे में लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उस टाइम पे क्या होता था कि चीज़ें लोगों को गवर्नमेंट जो करती रहती थी, आम लोगों को पता नहीं चल पाता था। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि एक मजदूर किसान शक्ति संगठन था, जो कि बन में 99 में हमारा बनाया गया था, जिसके द्वारा मजदूर किसान शक्ति संगठन 1990 में अरुणा राय तथा निखिल डे द्वारा चलाया गया था। जो कि इन्होंने 6 अप्रैल 1996 में एक राजस्थान के अलवर ज़िले के ब्यावर गांव में एक आरटीआई के आंदोलन की शुरुआत की। तो इसके आरटीआई के आंदोलन की शुरुआत करने वाली थी अरुणा रॉय तथा निखिल डे, जो इन दोनों के द्वारा चलाया गया था। तो अब हम इनके अगर हम देखें, तो ये अरुणा रॉय अरुणा अरुणा रॉय तथा निखिल डे द्वारा चलाया गया था। तो ये क्या था, एक नेशनल कैंपेन था। लोग उनसे जुड़ते गए, इन्होंने अपना जो आंदोलन शुरुआत की, और नेशनल कैंपेन फॉर द पीपल राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्होंने जो उस टाइम पे नाम रखा था, जो उनका नाम था, जो नेशनल कैंपेन फॉर द राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि ये लोग ब्यावर गांव में अलवर राजस्थान के गांव ब्यावर गांव में चला रहे थे। तो इसमें अब देखेंगे कि राइट टू इन्फॉर्म ये उसकी हिस्ट्री के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आ जा गया कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था, इसका ओरिजिन कहाँ से था, किस प्रकार से इसका आंदोलन हुआ, तो इस हम सब देख सकते हैं। तो अब हम सेकंड आते हैं, इसका ये आरटीआई एक्ट में क्या क्या आता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसका जो फुल नेम है सूचना का अधिकार 2005। तो इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी इसको दी गई थी 15 जून 2005 को, इसके राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी, और इसको इम्प्लीमेंटेड हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को। तो अगर हम इसको देखें कि ये इम्प्लीमेंटेड हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर में भी लागू, क्योंकि जम्मू 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 ए होने के कारण ये वहाँ पे लागू नहीं हो सकता था। लेकिन उसके 30 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो गया है। तो आरटी एक्ट में देखा जाए तो 6 अध्याय हैं, 6 चैप्टर हैं और 31 सेक्शन है। तो हम इसको एक एक करके हम इसको सारे आर्टिकल्स और इसके सेक्शन देखते हैं। तो इसमें सेक्शन फर्स्ट में अगर हम देखा जाए, तो इसमें डेफिनेशंस, इसके रूपरेखा के बारे में बताया जाता है। तो इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें, उसका सेक्शन 2 की जो परिभाषा दी गई है, और इसके देखा जाए तो ये रिकॉर्ड, तो उसमें क्या करता है, ये जो सूचना का अधिकार है, इन्फॉर्मेशन या मटेरियल, जो इन्फॉर्मेशन किसी भी रिगार्डिंग किसी भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, तो उसमें सूचना का अधिकार रखा जाता है। तो उसके लिए उसके कंपनी को रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, ईमेल या मेमो वगैरह
रखने पड़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड या ऑफलाइन रिकॉर्ड, जो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड से वेबसाइट पे जो भी रिकॉर्ड डालते हैं उन्हें रखने पड़ते हैं। अब कंपनी लॉ के तहत यदि कोई सरकारी एजेंसी किसी प्राइवेट बॉडी के बारे में कोई सूचना रखती है तो यह आरटीआई के दायरे में आता है। तो एक कंपनी लॉ बनाया गया था, उसके तहत क्या है कि अगर ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो कि गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में नॉलेज रखती है तो उसको यह तो आरटीआई के बारे में आती है। तो इसके बारे में और देखते हैं हम कि पब्लिक अथॉरिटी सार्वजनिक प्राधिकरण एस्टेब्लिश बाई कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संस्था। अब आते हैं पार्लियामेंट, संसद अथवा राज्य विधानमंडल के द्वारा स्थापित कोई व्यवस्था। इसे हम जो हमारा एलडी और एमडी की सेवी एक्ट 1992 के अंतर्गत आता है। तो अब इसके द्वारा हम देखते हैं, अब हम सेक्शन इसका 3 देखते हैं। तो सेक्शन 3 है इसका आरटी एक्ट सूचना का अधिकार सभी नागरिकों के लिए है। तो ये हमारा सेक्शन 3 में जो हमारा भारत का नागरिक है उसको सब आरटी एक्ट की उसके पास अधिकार है, वो किसी भी कंपनी या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से उसका सूचना का अधिकार ले सकता है। तो ये हमारा फॉर ऑल इंडियन सिटीजन के लिए धारा जो इसमें सेक्शन 3 में बताया गया है। तो हम सेक्शन 4 में देखते हैं, आरटी एक्ट के सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों आवश्यक निर्देश सभी पब्लिक अथॉरिटी रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे। जितनी पब्लिक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसको अपने प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेंगे। संस्था के बारे में पूर्ण जानकारी बोर्ड वेबसाइट या पब्लिक पर जारी करेंगी। तो ये क्या है कि कुछ जो इनके डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो अपना ऑफलाइन रखती हैं, या ज़्यादातर कंपनी अपना डेटा या जो रिकॉर्ड भी है गवर्नमेंट कंपनी अपने उस पर वेबसाइट पर डाल के रखती हैं। अधिकतर जानकारी समय समय पर इंटरनेट पर अपलोड डोमेन में रखें, या पब्लिक डोमेन में या इंटरनेट पर अपलोड की जा सकती है। इसके बाद अगर हम सेक्शन 5 में देखें तो सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि सार्वजनिक सूचना अधिकारी, अब हर क्षेत्र में अगर हम देखें तो हर क्षेत्र में एक सूचना अधिकारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति होगी, जो हमारे सेक्शन 5 में। तो इस पर क्वेश्चन भी आया है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसकी किस सेक्शन के तहत पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 5 के अंतर्गत पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति होती है। अगर हम इसके सेक्शन 6 की बात करें तो सेक्शन 6 में दिया है कि रिक्वेस्टिंग फॉर द ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भारत का नागरिक है, अगर कोई किसी कंपनी या किसी पब्लिक अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से अगर किसी वो कहता है कि हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर वो जो हमारी भाषा है जैसे हिंदी हुई, इंग्लिश तो और यानी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया, तो उन लोगों को उसकी रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी, उनको आरटी एक्ट के तहत उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उस चीज़ से रिगार्डिंग। अगर हम सेक्शन 7 की बात करें तो डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, जैसे किसी ने रिक्वेस्ट करा है कि मुझे राइट टू इन्फॉर्मेशन, उस हिसाब से उसे रिक्वेस्ट चाहिए, तो उसने द रिक्वेस्ट शैल बी डिस्पोज्ड अर्लियर और विद इन मैक्सिमम 30 डेज। जो भी किसी ने रिक्वेस्ट करी है आरटी एक्ट के तहत तो उसकी मैक्सिमम 30 डेज में उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। लाइफ और लाइव वेटिंग, उसकी जो लाइफ हो रही 48 आवर टू 2 डेज। यदि बिंदु 1 में दिए गए समय के अनुसार सूचना की प्रार्थना का निस्तारण नहीं होता तो माना जाएगा कि सीपीआईओ एसपीआईओ सूचना देना नहीं चाहते हैं, जो कि धारा हमारा सेक्शन 7 के तहत आता है। इसमें 3rd पॉइंट में लिखा है कि यदि एक बिंदु में दिए गए समय के अनुसार, जैसे जो समय दिया है 30 डे, अगर इसके अंदर तुम्हें अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो यह माना जाएगा कि प्रार्थना का निस्तारण नहीं होता है, तो माना जाएगा कि सीपीआईओ तथा एसपीआईओ सूचना देना नहीं चाहते। अब इसका क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 4 है कि बीपीएल परिवार व्यक्ति उनसे कोई फीस नहीं, जैसे कोई परिवार है जो कि बीपीएल के अंतर्गत आता है, तो अगर वो राइट टू इन्फॉर्मेशन अपना इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के अकॉर्डिंग मांगता है तो उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी। इन इफ़ इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइड विद इन। अगर हम इसकी पॉइंट 8 की बात करें तो जो भी है कि प्रोकोस्ट रिजेक्शन, ये कौन से हमारे पॉइंट हैं जो हमारे रिजेक्ट हो सकते हैं। जो हमारा इसको पॉइंट 8 में सेक्शन 8 में बताया गया है, सूचना का कौन सा रीजन है, उसके अंदर कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, अपीलीकरण प्राधिकरण की जानकारी। तो अगर हम इसके सेक्शन 8 में देखते हैं तो सेक्शन 8 में ये बताया गया है कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन रहती हैं जिससे हमारा जो देश की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता अथवा सुरक्षा, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों को प्रभावित करती हैं। तो कुछ हमारी आरटीआई एक्ट के तहत जो कि हमें आम आदमी या जो इंडियन नागरिक है उसको हम चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, तो सेक्शन 8 में उन चीज़ों को बताया गया है। तो आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देने से इनकार
छूट, ये छूट है आरटीआई एक्ट के तहत उन्हें सूचना नहीं दे सकते, इसमें छूट है। जैसे यदि भारत की संप्रभुता, एकता अथवा सुरक्षा विज्ञान की आर्थिक हितों को प्रभावित करती है कोई चीज़, यदि ऐसी सूचना जो विदेशी देशों के साथ संबंध खराब होने का खतरा है, अपराध होने के लिए उत्तेजित करने वाली सूचना, यदि कोई सूचना जैसे देने से किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल देने से मना, किसी कोर्ट ने मना किया हो या ऐसा करने से, तो या राज्य विधानमंडल संसद की विशेष अधिकार आदि की हनन की कार्रवाई, तो इन सब केसों में क्या होता है, सेक्शन 8 की धारा लगती है और जिसके अनुसार हमें आरटीआई एक्ट के तहत हमें उसकी सूचना से मना करने या ना देने का अधिकार आता है। तो ये हमारा, अगर हम इसके बाद इसमें सेक्शन 10 में देखा जाए तो इसका सेक्शन 10 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें दिया गया है कि अगर आपको सूचना देनी है तो 100 पेज की सूचना होती है, इसे 80 पेज गुप्त रखे जाएंगे, 70 पेज नहीं। इस सेक्शन 10 में ये कहता है कि अगर कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है, जो भी आरटीआई के दायरे में आती है, उसको अपने 80 पेज हैं, 100 पेज हैं, तो उसमें से 70 पेज उसके 30 पेज गुप्त रखे जाएंगे, 70 पेज नहीं। तो इस हिसाब से हमने इसकी 10 धाराएँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमने इनके बारे में डिस्कशन किया। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग उसमें आरटीआई एक्ट, डाउरी, दहेज प्रथा के बारे में, डाउरी सिस्टम्स के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा यूपीएसआई और यूपीपी और आईपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमने शुरू में देखे थे कि ये 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसकी डेट है इम्प्लीमेंटेशन की देखा जाए तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 15 जून 2005 को मिली थी और जो इम्प्लीमेंट हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। लेकिन जो हमारा 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू है, क्योंकि वहाँ का 35 है और आर्टिकल 370 वहाँ का हट गया है, जिसके कारण वहाँ भी केम इनटू इम्प्लीमेंट और केम इनटू इफेक्ट आ गया है। तो अगर हम इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, जैसे कि सेक्शन 5 के द्वारा जो बताता है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की जो नियुक्ति होगी सार्वजनिक सूचना अधिकारी की, किसी भी प्राइवेट या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति होगी, जिसका कि काम होगा कि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। जैसे कि कोई भी मेमो या कोई वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे पब्लिक डोमेन करना, या ऑफलाइन अगर कोई आरटीआई दायर करता है तो उसको तहत उसको सूचना प्रदान करना, तो ये सब आरटीआई के दायरे में आता है। तो एक और क्वेश्चन इससे बन जाता है कि ये सबसे पहले इसका जो ओरिजिन था, जो इसकी हिस्ट्री थी वो कहाँ से, तो इसकी हिस्ट्री नॉर्मल हम देखें तो इसकी हिस्ट्री नॉर्मल हमारी अलवर राजस्थान, जो कि हमारे अरुणा तथा निखिल डे द्वारा चलाया गया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 6 अप्रैल 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा इसकी ओरिजिन और इसकी हिस्ट्री है, जहाँ से ये आरटीआई एक्ट का नींव रखी गई थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर, कीप सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।